Good evening, all of you. Am I audible? Yes, sir. So this session is about GeoGebra. और हमारे साथ हैं डॉक्टर शशि रंजन, जो आपको जियोजेब्रा के रिगार्डिंग बताएंगे। मैं डॉक्टर शशि रंजन को इंट्रोड्यूस करा देता हूँ आपसे। डॉक्टर रंजन वर्तमान में CIT NCERT में एकेडमिक कंसल्टेंट के रूप में कार्यरत हैं। वह क्रिटिकल पेडागोजी तथा शिक्षा में डिजिटल उपकरणों के समावेशन के क्षेत्र में विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर रंजन ने अपनी PhD इन एजुकेशन की उपाधि महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से प्राप्त की है। एमएड सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब से तथा MA इकोनॉमिक्स की उपाधि पटना विश्वविद्यालय से प्राप्त की है। आपने तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय मुरादाबाद, इन्वर्टिस विश्वविद्यालय बरेली तथा आचार्य सुदर्शन B.Ed कॉलेज सीतामढ़ी से में सहायक आचार्य के रूप में अपनी सेवाएं दी हैं। डॉक्टर रंजन ने 10 से अधिक शोध पत्र जर्नलों में प्रकाशित किए हैं एवं 20 से अधिक शोध पत्रों का प्रस्तुतिकरण राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों में किया है तथा 6 से अधिक पुस्तक अध्यायों का लेखन भी किया है। आप AI इंटीग्रेशन इन एजुकेशन नामक पुस्तक के संपादक भी हैं। नाउ डॉक्टर शशि रंजन, वेलकम टू हियर. Now it's over to you. Am I audible? Yes, sir. Thank you, Rami, and very good afternoon to all. हमारा जो टॉपिक है रंजन, कि हमारा टाइम वैसे वॉइस इज नॉट ऑडिबल. माय वॉइस इज नॉट ऑडिबल. यस, यू आर नॉट ऑडिबल. नहीं सर, सर की आवाज आ रही है. ओके, ठीक है. हमारे पास वैसे ही टाइम की पाबंदी है और हमारे पास समय बहुत कम है, तो पार्टिसिपेंट बोल रहे हैं, आवाज आ रही है. तो हम PPT पहले शो करते हैं. My PPT is visible? यस सर. मेरी PPT शेयर हो रही है? यस सर, शेयर हो रही है. ओके. तो सबसे पहले हम ये बताना चाहेंगे कि शिक्षण में टूल की आवश्यकता क्यों है. शिक्षण में जब हम टूल के मुख्य उद्देश्य की बात करते हैं तो शिक्षण सामग्री को बेहतर बनाना, जिससे कि शिक्षक और विद्यार्थी आसानी से एक दूसरे से जुड़ सके, और शिक्षक विद्यार्थी से, विद्यार्थी विषय से, और विषय से शिक्षक. इस प्रकार देखते हैं कि शिक्षक, विषय और विद्यार्थी तीनों ही आपस में आसानी से जुड़ सके, शिक्षण सामग्री से जुड़ा रहे. जब हम उस शिक्षण सामग्री की बात करते हैं तो शिक्षण सामग्री की प्रभावशीलता इस बात पर निर्भर करती है कि उसे कैसे प्रस्तुत किया जाना है. हमारे पास जितने भी टूल अवेलेबल है, उपलब्ध है, उस तकनीकी उपकरणों का मुख्य उद्देश्य यह होता है कि विद्यार्थियों को कक्षागत प्रक्रिया में, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में उन लोगों को इंगेज करना, जिससे वो कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान केवल शारीरिक रूप से उपस्थित न रहे, वरन शारीरिक एवं मानसिक दोनों रूप से उपस्थित रहे और अधिगम का निर्माण कर सके, ज्ञान का सृजन स्वयं कर सके. लेकिन प्रश्न यह उठता है कि अर्थशास्त्र विषय में इनकी आवश्यकता क्यों है. जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा जो अर्थशास्त्र विषय है वो मुख्यतः 3 बिंदुओं पर निर्भर करता है. Excuse me, sir. Sir, you are not audible, sir. We are unable to hear you. Okay, just a minute. Now I am audible. Am I audible? No, sir. Yet not. यस सर, हमारे एंड से तो है सर. मैम चेक करो आप अपने एंड में. Sir, सर की आवाज everything is okay here. I am attending the session since morning 9 a.m. Okay.
but हमें right you- now this session I am unable to hear you. Ma'am, अभी your हमें voice is audible. हेलो यस हेलो हेलो यस मैम सर आप यू आर एक स्पीकर का बटन होगा शायद वो बंद हो गया क्या? ऊपर शो करता है जी एक, कई बार बीच में कॉल आ जाता है तो वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है, वो चेक कर लीजिए आप। ओके, हाँ जी। तो हम अपने विषय पे आते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अर्थशास्त्र विषय जो है फुल ऑफ ग्राफ्स। हमारे जो विषय है वो ग्राफ से भरा हुआ है। और अर्थशास्त्र की जो अवधारणा है मुख्यतः तीन रूप से निर्भर करती है, जो ग्राफ, आंकड़े तथा इनका निरूपण। विद्यार्थी हुआ या शिक्षक, यदि हम इन तीनों महत्वपूर्ण मुद्दों को तभी ठीक तरीके से समझ सकते हैं जब हम उनके समक्ष इनका सजीव चित्रण प्रस्तुत कर सके, या फिर उसका अमूर्त चिंतन विद्यार्थी या शिक्षक कर पाए। हमारा विषय इस प्रकार का है कि हम सभी अवधारणाओं को सजीव रूप से नहीं दिखा सकते हैं। हम विषय से संबंधित भिन्न भिन्न तरीके के प्रैक्टिकल तो करवा सकते हैं, लेकिन इसकी कोई भी संभावना निश्चित नहीं है कि वह अवधारणा विद्यार्थी को कितनी समझ आती है। इसलिए अर्थशास्त्र विषय में सजीव चित्रण हेतु टूल का उपयोग करना अत्यंत आवश्यक है। और अर्थशास्त्र विषय के उपयोग हेतु हमारे पास विभिन्न तरीके के टूल उपलब्ध हैं, और जिससे विद्यार्थियों के समक्ष विषय से संबंधित अवधारणाओं का सजीव चित्रण प्रस्तुत किया जा सकता है और उसके अंदर अमूर्त संकल्पनाओं का निर्माण किया जा सकता है, तार्किक सोच और आलोचनात्मक चिंतन को विकसित किया जा सकता है। तो हम इनके थियोरेटिकल पार्ट पर नहीं जाते हैं, हम ज्यादा से ज्यादा इसके डेमोन्स्ट्रेशन पार्ट पे जाने की कोशिश करते हैं। तो जी, हम ये देखेंगे कि इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट्स में कौन कौन से टूल अवेलेबल है। तो इकोनॉमिक सब्जेक्ट्स में जियोजेब्रा, डेस्मॉस, गूगल शीट, टेबुले पब्लिक, प्लॉट, फ्रेड, आरवीपी स्टूडियो, पाइथन, सिम्बोलैब, एकॉन एडलिंक। इस तरीके से इकोनॉमिक्स में विभिन्न तरीके के टूल हमारे पास उपलब्ध है, जिनका उपयोग करके हम अपने सब्जेक्ट का सजीव चित्रण कर सकते हैं। और हम अपने सुविधा अनुसार अपने स्टूडेंट्स को, अपने विद्यार्थियों को इन टूल का उपयोग करके दिखा सकते हैं, और जो ग्राफ है उनको भिन्न भिन्न माध्यम से हम उनको विजुलाइज करा सकते हैं। तो हम आते हैं कि व्हाट इज जियोजेब्रा। तो जियोजेब्रा के शिक्षा के सभी स्तरों पर गणित विषय के लिए एक गत्यात्मक सॉफ्टवेयर है, जो कि ज्यामिति, बीजगणितीय, स्प्रेडशीट, रेखांकन, सांख्यिकी और कैलकुलस को एक ही उपयोग में आसान पैकेज में एक साथ यह मिलता है। यह जो कि गैर व्यवसायिक उपकरण के रूप में इसे निःशुल्क उपलब्ध हम कर सकते हैं। जियोजेब्रा एक ओपन सॉफ्टवेयर है, और जियोजेब्रा के माध्यम से हम विद्यार्थियों को क्रियाकलाप करा सकते हैं, जिसमें वह अनुमान लगाते हैं और गणितीय अवधारणाएं या फिर अर्थशास्त्र की जो अवधारणाएं हैं, जो ग्राफीय अवधारणाएं हैं, उनको वह समझने में सक्षम बनाने हेतु उपयोग किया जाता है। इसलिए यहाँ पे हमने लिखा कि जैसे इकोनॉमिक्स के जो डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स, डिफरेंट डिफरेंट कंसेप्ट है, जैसे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस, मार्केट इक्विलिब्रियम, लॉ ऑफ डिमांड, डिमांड सप्लाई, सप्लाई फंक्शंस, कॉस्ट रिवेन्यू, रिकार्डो का लगान सिद्धांत, केन्सियन थियरी। आप, मैंने जितने एग्जाम्पल दिए, ये सारे जो थियरी है वो आप सारे थियरी को देखोगे कि ग्राफ के माध्यम से हम आसानी से उसे समझ पाते हैं। तो हम इनके थियोरेटिकल पार्ट को न देखकर हम इसके डायरेक्ट विजुअलाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। जी, जियोजेब्रा हम यूज क्यों करें? तो जियोजेब्रा इसलिए हम यूज करते हैं कि ये रेडी टू यूज एप्लेट्स इसमें अवेलेबल होते हैं, जिसे हम आसानी से यूज कर सकते हैं। टीचर्स जियोजेब्रा में खुद से सिमुलेशन बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, और टीचर्स और स्टूडेंट्स दोनों साथ साथ ही जियोजेब्रा पर सिमुलेशन को परफॉर्म कर सकते हैं। इसलिए हम जियोजेब्रा को साइमल्टेनियसली हम परफॉर्म कर सकते हैं, इसलिए जियोजेब्रा को इकोनॉमिक सब्जेक्ट्स में यूज किया जाना चाहिए। अब बात हम करते हैं कि इसकी अवेलेबिलिटी कहाँ है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि जियोजेब्रा इज ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, जिसके लिए www.geozebra.org पे हम जाएंगे। यू कैन ऑल्सो यूज द ऑनलाइन वर्जन www.geozebra.org। इसमें दो वर्जन आपको मिलेंगे, क्लासिक 5 और क्लासिक 6।
और एक डाउनलोड आपको सबसे पहले मैं इसमें ये दिखाता हूँ कि आप कहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि ये जो जियोजेब्रा सॉफ्टवेयर है उसे आप ऑफलाइन में और ऑनलाइन में दोनों ही माध्यम से आप इसे यूज कर सकते हैं, इसका उपयोग कर सकते हैं। जो भी आपके लिए सुटेबल है। जैसे बहुत सारे ऐसे स्कूल्स होते हैं जहाँ पे आपके पास डिवाइस अवेलेबल नहीं है, आप चाहे तो इसे मोबाइल फोन में भी यूज कर सकते हैं, लैपटॉप से भी यूज कर सकते हैं, तो ये हर डिवाइस के लिए सुटेबल है। तो हम सबसे पहले इसे दिखाते हैं कि हम इसे कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम इस पर क्लिक करते हैं www.geozebra.org.download। तो यहाँ पे आपको इस तरीके का इंटरफेस दिख रहा होगा। इंटरफेस दिखा जियोजेब्रा एप्स विजिबल है, आप लोग देख पा रहे हैं? यस सर, यस यस सर। यस सर। बिल्कुल। तो यहाँ पे आप देखेंगे ऑल डाउनलोड ऑप्शन है, यहाँ पे यदि आप क्लिक करते हैं तो इसके डिफरेंट डिफरेंट आप अपने डिवाइस के अकॉर्डिंग, कौन सा डिवाइस आपके पास अवेलेबल है उस डिवाइस के अकॉर्डिंग आप डाउनलोड कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे होंगे जियोजेब्रा ग्राफिंग कैलकुलेटर, इसमें एंड्रॉयड फोन्स एंड टैबलेट्स के लिए, आईफोन एंड आईपैड के लिए, विंडोज एंड डेस्कटॉप के लिए, मैक स्टोर के लिए, मैक पोर्टेबल के लिए। तो आपके पास जो भी डिवाइस अवेलेबल है उसमें आप डाउनलोड करके आप इसको आसानी से यूज कर सकते हैं। तो आइए हम इसे ऑनलाइन माध्यम से इसे परफॉर्म करते हैं। ये आप ऑफलाइन में भी यूज कर सकते हैं, ऑनलाइन में भी यूज कर सकते हैं। चूंकि अभी आपके पास डाउनलोडेड नहीं होगा तो इसके आप हमारे साथ साथ परफॉर्म करने की कोशिश कीजिए, ताकि आप इसको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस के बेस पे कर पाए। तो सबसे पहले आप www.geozebra.org पे क्लिक कीजिए या उस पर आप जाइए, आप जस्ट टाइप कीजिए और geozebra.org पे जाइए। मुझे लगता है आप लोग भी साथ साथ करें तो ज्यादा अच्छा है। इसमें आप देखेंगे कि यहाँ पे इस तरीके का इंटरफेस दिख रहा होगा। जियोजेब्रा में रिसोर्सेज बटन होंगे, कैलकुलेटर्स बटन होंगे। यदि आप रिसोर्सेज पे क्लिक करेंगे तो इस पे जो डिफरेंट डिफरेंट रिसोर्सेज अवेलेबल है उस तरीके के वर्टिकल्स यहाँ पे दिए गए हैं। नंबर सेंस, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेजरमेंट, ऑपरेशंस एंड प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स। इस तरीके से आप जिसको भी क्लिक करेंगे उससे रिलेटेड जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल है वो रिसोर्सेज आपके पास आ जाएंगे। और ये क्लास 4 से लेकर 8 तक, 4, 5, 6, 8, 12 तक के इसमें कंसेप्ट दिए गए। लेकिन ये मैथ्स से रिलेटेड है, क्योंकि इसका जो जियोजेब्रा टूल का जो निर्माण किया गया था, कंस्ट्रक्शन किया गया था, एक रिसर्चर ने ही किया था जो कि पीएचडी थीसिस अपनी करते वक्त उनका नाम मार्कस कोहेन वाटर था। जिन्होंने अपनी पीएचडी थीसिस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए उन्होंने बच्चों के अंदर जो प्रॉब्लम्स आते थे उस प्रॉब्लम्स को, जियोमेट्री के प्रॉब्लम्स को, अलजेब्रा के प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए, उसको विजुलाइज कराने के लिए इस सॉफ्टवेयर का निर्माण किया, कंस्ट्रक्ट किया और इस सॉफ्टवेयर का यूज किया। तो इस तरीके से आप देखेंगे इसमें अलग अलग वर्टिकल्स है। जिस वर्टिकल्स में आप जाना चाहेंगे उससे रिलेटेड जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल होंगे वो आपको दिखेंगे। अलजेब्रा पे गए तो इस तरीके के रिसोर्सेज है, ज्योमेट्री पे, मेजरमेंट पे, नंबर सेंस पे। तो इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट जो रिसोर्सेज अवेलेबल है वो आप एज इट इज इसको यूज कर सकते हैं, या आपकी चाहे तो इसे आप एडिट भी करके यूज कर सकते हैं। लेकिन चूंकि हमारा सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स है तो हम इकोनॉमिक्स में इसे कैसे यूज कर सकते हैं। तो हम अब आते हैं कि इकोनॉमिक्स में कैसे यूज करेंगे। तो हम सबसे पहले इसके कैलकुलेटर सूट पे जाएंगे और इसको क्लिक करेंगे। तो आपके पास देखेंगे यहाँ पे इस तरीके का इंटरफेस ओपन होगा जहाँ पे लिखा होगा जियोजेब्रा कैलकुलेटर सूट। ये आप देख पा रहे होंगे, विजिबल है? कोई भी पार्टिसिपेंट बता दीजिए। यस यस विजिबल है सर, डॉक्टर। यस सर, विजुअल। चूंकि हाँ, चूंकि ये जो हमारा ग्राफ है वो ग्राफ एक्स और वाई के कॉन्टेक्स्ट में होता है। तो हमें कोई भी जो समीकरण है या इक्वेशन है इसमें टाइप करना होगा तो हमें एक्स और वाई के कॉन्टेक्स्ट में ही इसमें टाइप करना होगा। इससे पहले हम इसमें थोड़ा सा बेसिक बातें बताना चाहूंगा। आप यहाँ पे मेन मेन्यू में जाएंगे तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से सारे ऑप्शंस देखने को मिलेंगे कि क्लियर ऑल, ओपन, सेव ऑनलाइन, सेव टू योर कंप्यूटर। कोई भी वर्क यदि आप करते हैं तो उसे ऑनलाइन माध्यम में भी आप सेव कर सकते हैं और ऑफलाइन मोड में भी आप उसे सेव कर सकते हैं। अपने स्टूडेंट को शेयर कर सकते हैं, इमेजेस को एक्सपोर्ट कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। और इस तरीके से आप यहाँ पे देखेंगे इवन ये टूल हिंदी में भी अवेलेबल है। इसके सेटिंग में जाएंगे तो यहाँ से आप यहाँ से लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे लैंग्वेज का ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज है। हिंदी में भी आप इसे यूज कर सकते हैं और भी बहुत सारे
कन्नड़ लैंग्वेज एंड ऑल, इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज दिए गए, उस सेटिंग में जाएंगे और उससे आप लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं। तो आप जिस भी लैंग्वेज में कंफर्ट है उस लैंग्वेज में अपना खुद का कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे अलजेब्रा है। इस फंक्शंस में जाएंगे तो हमारे पास यहाँ पे एक्सप्रेशन होते हैं, टेक्स्ट होते हैं, इमेज होते हैं, और इस तरीके से हम यहाँ पे फंक्शंस टाइप करके कर सकते हैं। टूल्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो बेसिक टूल है, जैसे पॉइंट सेलेक्ट करना हो, स्लाइडर सेलेक्ट करना हो, इंटरसेक्ट सेलेक्ट करना हो, किसी भी ऑब्जेक्ट को डिलीट करना हो तो डिलीट बटन से, ग्राफिक्स व्यूज, इसको आप खुद से हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस करके आप देखोगे। अभी हम एक एग्जांपल पे करते हैं। यहाँ पे स्प्रेडशीट है, तो स्प्रेडशीट के माध्यम से जैसे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस होते हैं, तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस में आप जैसे टोटल प्रोडक्ट कैसे चेंज हो रहा है, एवरेज प्रोडक्ट कैसे चेंज हो रहा है, मार्जिनल प्रोडक्ट कैसे चेंज हो रहा है, तो यदि एक यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स के चेंज होने से टोटल प्रोडक्ट में क्या चेंज होता है, तो वो उस तरीके से आप यहाँ पे डेटा रखकर क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए हम एक बेसिक कंसेप्ट पे आते हैं। हम जस्ट एक फंक्शन टाइप करते हैं। जैसे हम यदि डिमांड फंक्शन की बात करते हैं, तो सपोज करते हैं कि यदि हम डिमांड फंक्शन को टाइप करते हैं, तो चूंकि हमें वाई और एक्स के टर्म्स में ये टाइप करना है, यहाँ पे फंक्शंस लिखना है, तो या तो आप यहाँ के कीपैड बटन दिए गए इसको भी क्लिक करके इससे यूज कर सकते हो, या फिर आप अपने इससे टाइप भी कर सकते हैं। आप अपने डेस्कटॉप से या लैपटॉप पे जो कीपैड है उससे आप टाइप कर सकते हैं। तो y इज इक्वल टू, हम सपोज करते हैं कि एक फंक्शंस बनाते हैं जो डिमांड फंक्शन के रूप में, तो हम सपोज करते हैं कि 50 माइनस 4ax, हमने सपोज किया कि एक फंक्शंस बनाया कि डिमांड फंक्शंस, कि हम चूंकि इसमें ये देखना चाहते हैं कि यूनिट यदि क्वांटिटी और प्राइस में क्या रिलेशनशिप होता है। यदि क्वांटिटी चेंज होगा तो प्राइस, अन्य चीज, क्योंकि इकोनॉमिक का जो कंसेप्ट है, अन्य चीजें यथावत रहने पर, क्योंकि हम उसके जो एजम्पशंस है, कंडीशंस है, हम उसकी बात नहीं कर रहे। वो कंडीशंस यदि सेम रहे और उसके बाद यदि क्वांटिटी और प्राइस के बीच क्या रिलेशनशिप है, उसको हम कैसे इस ग्राफ के माध्यम से देख सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं, और उसमें यदि प्राइस चेंज होता है तो क्वांटिटी क्या चेंज होगा, वो हम इसको इस तरीके से देख सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि एक ड्रॉ, लाइन ड्रॉ हुआ होगा। आपको मैं सेट करता हूँ ये चूंकि यहाँ पे अब आप देख पा रहे होंगे, मैं इसका स्लाइडर चेंज करता हूँ। यहाँ पे जो स्लाइडर को यदि हमें चेंज करना हो तो रिमूव द स्लाइडर पे जाएंगे और इसके सेटिंग पे जाएंगे। सेटिंग पे जाकर स्लाइडर की वैल्यू है हम चेंज कर देंगे। तो सपोज करते हैं यदि हम इसे डिलीट करना चाहते हैं इस फंक्शन को, तो डिलीट कर दिया। फिर से हम एक फ्रेश इसमें डालता हूँ। मैं जस्ट एक फंक्शन डाल रहा हूँ कि y इज इक्वल टू 50 माइनस 4ax। आप ये देख पा रहे हैं, इसे हम सेट करते हैं 0 से, x की वैल्यू यदि हम 0 से लेकर 10 तक चाहते हैं तो 0 से 10 कर दिया हमने। y की वैल्यू यदि हम 0 से 50 चाहते हैं तो 0 से 50 तक हमने इसे चेंज कर दिया। तो अब आपको x दिख रहे होंगे, अब आप देख पा रहे हैं, विजिबल है। हाँ यस यस। बिल्कुल। हाँ, तो ये देख पा रहे होंगे। तो इस तरीके से आप इसको जूम टू फिट कर सकते हैं, ये आसानी से देख पा रहे होंगे। अब यहाँ पे यदि हमें ये चाहते हैं कि y एक्सिस पे हम प्राइस को डिनोट करना चाहते हैं और x एक्सिस पे हम क्वांटिटी को डिनोट करना चाह रहे हैं, तो हम इसके टूल बॉक्स में जाएंगे और टूल बॉक्स में यहाँ पे आप टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम टाइप करेंगे। तो यहाँ पे इस तरीके से आएंगे, तो यहाँ पे हम प्राइस टाइप किए, देखिए यहाँ पे आप y एक्सिस पे देख पा रहे होंगे कि प्राइस आ गया। फिर यदि आप x एक्सिस पे क्वांटिटी डिनोट करना चाह रहे हैं तो सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम क्वांटिटी टाइप करेंगे। तो आप ये देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे क्वांटिटी विजिबल होगा, यहाँ पे आप देख पा रहे थे। इस तरीके से आप बच्चों को समझा सकते हैं। और प्राइस में 10 है तो उस समय यदि किसी भी वस्तु का कीमत यदि 10 रुपये है तो उस समय क्वांटिटी क्या होगा, 20 है तो उस समय क्या होगा, 30 है तो उस समय क्या होगा, 40 है तो उस समय क्या होगा। तो इस तरीके से आप इसमें देख सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि इसको स्लाइडर के माध्यम से चेंज करके दिखाना, कि यदि वो प्राइस स्लाइडर सेट करना चाहते हैं तो वो भी हो सकता है, क्योंकि हम इसमें इक्विलिब्रियम पॉइंट यदि दिखाना चाहते हैं, सप्लाई फंक्शन को भी साथ में दिखाते हुए यदि हम दिखाना चाहते हैं
तो y इज इक्वल टू, हम एक समीकरण लेते हैं 4bx। तो आप इस तरीके से ये देख पा रहे होंगे कि दूसरा समीकरण यहाँ पे बन गया है, जो कि हमारा सप्लाई फंक्शन है। और ये जो पॉइंट्स है, इसको यदि आप सिलेक्ट करना चाहते हैं और इक्विलिब्रियम पॉइंट के रूप में दिखाना चाहते हैं, तो आप इसे इंटरसेक्ट बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे तो ये आप देखेंगे विजिबल होगा। और यहाँ पे आप दिखाना चाहते हैं कि इसे हम इक्विलिब्रियम के रूप में लिखे, तो एक जगह पे आप इसको चेंज कर सकते हैं और इक्विलिब्रियम लिख सकते हैं। तो इसको जैसे ही ओके करेंगे तो ये देखिए इक्विलिब्रियम। लेकिन आप इसको चाहते हैं कि यहाँ पे पॉइंट्स भी विजिबल हो, तो इसको हम सेटिंग करेंगे और सेटिंग पे जाएंगे। यहाँ पे आप यूज टेक्स्ट एज कैप्शंस कर देंगे तो वो टेक्स्ट दिख रहा है। और यहाँ पे नेम एंड वैल्यू करेंगे तो यहाँ पे हमारा वैल्यू भी दिख रहा है कि हमारा एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दोनों यहाँ पे शो हो रहा है कि क्या हमारी वैल्यू क्या है। अब ये चीज आप 3D के रूप में जैसे यहाँ पे आप दिखाएंगे, सपोज करते हैं कि हम इसमें दिखाना चाहते हैं कि यदि प्राइस चेंज हो रहा है तो क्या होगा, किस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा। तो आप इस तरीके से आप इस स्लाइडर का यूज करके देखिए, देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से चेंज हो रहा है। कि यहाँ पे हम स्लाइडर की वैल्यू चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से हम सेटिंग में जाएंगे, स्लाइडर की वैल्यू चेंज कर सकते हैं। यहाँ इसकी जो वैल्यू है, सपोज करते हैं हम स्लाइडर की वैल्यू चेंज करना चाहते हैं तो स्लाइडर की वैल्यू पे जाएंगे, यहाँ पे हम 1 कर देंगे तो हमारा स्लाइडर की वैल्यू क्या होगा, 1 to 5 हो जाएगा। हम यदि इस स्लाइडर की वैल्यू चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से सेटिंग करेंगे, सेटिंग पे जाएंगे और स्लाइडर की वैल्यू को हम चेंज कर देंगे। तो इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे कि ये हमारे स्टूडेंट्स के लिए कितना फ्रूटफुल होगा। और ये इक्विलिब्रियम पॉइंट आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है, ये खुद से आप देख पा रहे होंगे किस तरीके से दिखा सकते हैं। इसी में आप क्वेश्चन मार्क कर सकते हैं और अपने स्टूडेंट्स को शेयर कर सकते हैं। यहाँ से असाइन है, यदि कोई भी असाइनमेंट इसमें टाइप करके आप स्टूडेंट को शेयर कर सकते हैं। आप चाहे तो इसके जियोजेब्रा लेसन पे जाइए, यहाँ पे हम इसको क्रिएट कर रहे हैं। तो आप देखिए यहाँ पे लेफ्ट साइड में सेविंग क्या होगा, और सेव सक्सेसफुली सेव हो गया। और यहाँ से जो शेयर बटन है, इससे यदि हम शेयर करते हैं तो यहाँ पे देखिए कॉपी का बटन आ रहा है, यहाँ से कॉपी करके आप अपने स्टूडेंट को शेयर कर सकते हैं। अब चूंकि हम एक एक्टिविटी करके देखते हैं तो आप चाहे तो इसमें ज्वाइन कीजिए, ताकि आप इससे ये समझ पाएंगे कि आप कैसे क्रिएट कर पा रहे हैं। और एज ए टीचर आप उससे देख पाएंगे कि आपका स्टूडेंट्स उसमें क्या वर्क कर रहा है। इवन आप अपने स्टूडेंट को सपोर्ट भी कर पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से ग्राफिक असाइनमेंट है, इसको मैंने क्रिएट किया तो इस तरीके से हमारे पास कोड आएगा। तो ये कोड को आप कॉपी कर सकते हो और अपने मैंने कॉपी कर लिया है और जूम के चैट बॉक्स में डाल दिया है। आप लोग चाहे तो इससे ज्वाइन कीजिए ताकि आप इस एक्टिविटी को परफॉर्म कर सकते हैं, साथ के साथ आप इसे देख सकते हैं। इस रूम को आप ज्वाइन कीजिए तो हम इसमें आगे का जो फीचर्स है वो आपको बता पाएंगे। क्विकली आप लोग कोई भी ज्वाइन कर सकते हैं इसमें पार्टिसिपेंट। हाँ जी, तो मेरे पास एक स्टूडेंट आए हैं जिन्होंने ज्वाइन किया। अब यहाँ पे मैं चाहूँ तो इनका नाम शो कर सकता हूँ, चाहूँ तो नाम शो नहीं कर सकता, ये हमारे ऊपर है। जैसे हमने सोने हिडन कर दिया तो नाम नहीं देख पा रहे हैं। इवन हम चाहे तो इसे पॉज कर सकते हैं, चाहे तो इसे रिज्यूम कर सकते हैं। और यदि वो इस वर्क पे कुछ भी करेंगे तो वो सीट हमारे लिए विजिबल होगा। इवन हम चाहे तो वो क्या वर्क कर रहे हैं वो हमें यहाँ पे विजिबल होगा। यदि हम उनको असाइनमेंट ये दे सकते थे कि आप फाइंड करो इक्विलिब्रियम पॉइंट कि क्यूडी और क्यूएस किस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम होगा, कोई नया इक्वेशन दे करके आप कर सकते हो। तो चूंकि समय का अभाव है तो मैं यहीं पे स्टॉप करना चाहूँगा। जस्ट आपको जियोजेब्रा के बारे में इंट्रोड्यूस करना था, तो आप मेरे ख्याल से आप इसको समझ पाए होंगे और इसको अपनी सब्जेक्ट में यूज कर पाएंगे। धन्यवाद। ओवर टू यू रनीश। यदि कोई क्वेश्चन हो किसी पार्टिसिपेंट का, यदि समय अनुमति दे रहा हो तो हम पार्टिसिपेंट का क्वेश्चन ले सकते हैं। धन्यवाद डॉक्टर रंजन फॉर सच अ वंडरफुल प्रैक्टिकल सेशन। अभी मैं स्वागत करना चाहता हूँ मिस संगम का। मिस संगम आपको गाइड करेंगे अबाउट डेस्मोसिस। मैं मिस संगम को थोड़ा इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। मिस संगम वर्तमान में CIT NCERT में एक एकेडमिक कंसल्टेंट के रूप में कार्य कर रही हैं।
उनके पास शिक्षा महाविद्यालयों में से 10 से अधिक वर्षों का सहायक प्राध्यापक के रूप में अनुभव है और स्कूल स्तर पर लगभग 2.5 वर्षों का शिक्षण अनुभव भी है। शिक्षण कार्य के अलावा उन्होंने कई अनुसंधान पत्र प्रसिद्ध पत्रिकाओं में प्रकाशित किए हैं और राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार्स और वर्कशॉप में सक्रिय रूप से भाग लेती हैं। मैं आपका स्वागत करता हूँ मिस्टर संगम। नाउ इट्स ओवर टू यू। धन्यवाद मिस्टर रमीज। नमस्कार आप सभी को। आज के इस सत्र में जैसा कि आप जानते हैं कि ये सत्र हमारा सब्जेक्ट स्पेसिफिक टूल्स इन टीचिंग एंड लर्निंग को समर्पित है। तो आज हम बात करेंगे कि किस तरीके से अकाउंटेंसी के कंसेप्ट्स को, जो कि बेसिकली एब्स्ट्रैक्ट माने जाते हैं, उनको किस तरीके से हम डैशबोर्ड्स के थ्रू विजुअलाइज करा सकते हैं। तो क्योंकि समय बहुत कम है तो मैं डायरेक्ट आपको स्क्रीन शेयर की तरफ लेके चलती हूँ और डायरेक्ट मैं आपको बताती हूँ कि डैशबोर्ड्स को किस तरीके से हम यूज़ करेंगे। आप प्लीज बताइएगा क्या मेरी स्क्रीन शो हो रही है? यस। ओके, तो जैसे ही आप गूगल पर आते हैं तो आप यहाँ पर टाइप करेंगे डेस्मोस। फर्स्ट लिंक है, आपको दिख रहा होगा डेस्मोस ब्यूटीफुल फ्री मैथ। आपको इस पर क्लिक करना है और आप डायरेक्ट यहाँ पर डेस्मोस की साइट पर आ जाएंगे। इस साइट के बारे में बताने से पहले बताती हूँ कि डेस्मोस बेसिकली है क्या। ये एक फ्री वेब बेस्ड एप्लीकेशन है और ये मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशन भी है। इसको आप इजीली मोबाइल फ़ोन पर अपने सिस्टम पर, चाहे आपके पास मैकबुक है, आप किसी में भी इसको इजीली रन कर सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज आपको इसका पे नहीं करना है। और अगर हम बात करें इसके इंटरफेस की, तो जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं यहाँ पर मैथ्स टूल्स है, क्योंकि बेसिकली ये जो डेस्मोस एप्लीकेशन है ये मैथ्स के सब्जेक्ट के लिए बनाई गई थी, लेकिन लेटर और इसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं और आप इसको इंटरैक्टिव लेक्चर्स बनाने के लिए, सिमुलेशन करने के लिए और डाटा के साथ इंटरेक्शन करने के लिए भी हम इसे यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैथ्स टूल की बात की गई है। यहाँ पे डिफरेंट टाइप के टूल्स के बारे में यहाँ पे आप देख सकते हैं, स्क्रीन पे शो हो रहा है। ग्राफिक कैलकुलेटर की तरह हम इसे यूज़ कर सकते हैं, साइंटिफिक कैलकुलेटर की तरह 4 फंक्शन कैलकुलेटर, टेस्ट प्रैक्टिस सेट्स भी हैं यहाँ पर, बट ये सभी मैथ्स के लिए हैं। ज्योमेट्रिक टूल और कैलकुलेटर। ओके, अगर हम बात करते हैं इसमें कि हम अकाउंटेंसी में इसको किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, तो अकाउंटेंसी में हम डेस्मोस का जो पार्ट है ग्राफिकल कैलकुलेटर, उसके थ्रू हम विजुलाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे स्क्रीन पर ऊपर ग्राफिक कैलकुलेटर एक ऑप्शन आपको विजिबल हो रहा होगा। आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे आपको ये इंटरफेस दिखाई देगा। ये इंटरफेस है डेस्मोस का, जो कि 2 पार्ट में क्लासीफाई है। फर्स्ट पार्ट जो आप देख पा रहे हैं, जो कि थोड़ा बिग स्क्रीन पर है, ये ग्राफिकल एरिया है जहाँ पे आपके ग्राफ शो होंगे। साइड में जो आपको प्लेन पार्ट दिख रहा है ये एक्सप्रेशन एरिया है। यहाँ पे डिफरेंट टाइप के आपको टैब्स दिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल जो फर्स्ट है जहाँ पे कर्सर ब्लिंक दिख रहा है आपको, ये आपका एक्सप्रेशन बार है जहाँ पे आप अपने फंक्शन लिख सकते हैं। इसके अलावा आप ऊपर देखेंगे एक प्लस का छोटा सा बटन विजिबल हो रहा होगा, दैट इज द ऐड आइटम बटन। जब हम इस पे क्लिक करते हैं तो आपको एक्सप्रेशन शो करने के लिए टैब दिखेगी। नोट्स, अगर मान लीजिए आप कुछ क्लास में जो कुछ समझाना चाहते हैं किसी कंसेप्ट को, उसके बारे में आप नोट्स लेकर जाना चाहते हैं, तो वो नोट्स के लिए आप यहाँ क्लिक करेंगे और आप अपने नोट्स यहाँ पर टाइप कर लेंगे, तो ताकि आप क्लासरूम में जब इंटरेक्शन होगा स्टूडेंट के साथ तो आप वहाँ पे इसे शो कर सकते हैं। इसके बाद है टेबल। अगर आपके पास कोई डाटा है जो टेबुलर फॉर्म में है, आप उसको यहाँ पर ला सकते हैं। इन्फ्रेंस करने के लिए भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं और इमेजेस क्रिएट कर सकते हैं। वन बाय वन हम देखेंगे कि हमें किस तरीके से इनको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे यहाँ पर 2 बटन दिख रहे हैं, ये रीडू अंडू के बटन है। आई होप आप सभी को पता है रीडू अंडू को हम पेज फॉरवर्ड करने के लिए, बैकवर्ड जाने के लिए यूज़ करते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप एक एरो का साइन देखेंगे, दैट इज द हाइड एक्सप्रेशन लिस्ट। इसका यूज हम तब करते हैं जब हमें ग्राफ वाले पोर्शन को थोड़ा बिग करके क्लासरूम में शो करना होता है। फॉर एग्जांपल अगर आपके यहाँ पास ग्राफिकल एरिया में कुछ ग्राफ है और आप इस बटन पे क्लिक करते हैं तो वो आपकी फुल स्क्रीन पे ग्राफ शो होगा। लेकिन अगर आप ग्राफ के साथ साथ एक्सप्रेशन भी शो करना चाहते हैं स्टूडेंट्स को, तो आप दोबारा से इस पर क्लिक करेंगे तो जो आपकी इंटरफेस है डेस्मोस का, वो 2 पार्ट्स में अगेन क्लासीफाई हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर ये आप सर्कल देख रहे हैं, दैट इज द एडिट लिस्ट। इसका यूज किस तरीके से करते हैं वो अभी हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे, हैंड ऑन एक्टिविटी, तब हम यहाँ पर देखेंगे। इसके अलावा जब आप इसके राइट हैंड साइड पे आएंगे टॉप में, यहाँ पे आप देखेंगे एक एरो का बटन है, दैट इज द शेयर ग्राफ। तो अगर आपका जब ग्राफ बन जाता है और आप उसको अपने स्टूडेंट्स के साथ या लर्नर के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे ये आपको 2 ऑप्शन देता है अपने वर्क को बच्चों के साथ शेयर करने में। दैट फर्स्ट वन इज द शेयर ए स्नैपशॉट। तो जब जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं आपको एक लिंक दिखेगा और आप इस लिंक को कॉपी करके अपने स्टूडेंट के साथ शेयर कर सकते हैं। अगर आप इस तरीके से नहीं शेयर करना चाहते तो आपको यहाँ पे एक्सपोर्ट इमेज है, तो आपका जो भी ग्राफ की इमेज है वो एक्सपोर्ट हो जाएगी
कि आपके सिस्टम में डाउनलोड हो जाएगी, आप उसको बच्चों के साथ शेयर कर सकते हैं। अदरवाइज आप प्रिंट ऑप्शन पे जाके अपनी फाइल को, अपने पूरे वर्क को विद एक्सप्रेशन एंड ग्राफ अपने ही सिस्टम में सेव कर सकते हैं, डाउन प्रिंट ले सकते हैं, डाउनलोड करके रख सकते हैं और बाद में आप क्लासरूम में इनको शेयर कर सकते हैं स्टूडेंट्स के साथ। इसके अलावा आप देखेंगे ऊपर यहाँ पर एक सर्कल बना हुआ है जो कि एक तरीके से अर्थ जैसा दिख रहा है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो डिफरेंट टाइप की लैंग्वेजेस यहाँ पे शो होंगे, आप जिस भी लैंग्वेज में काम करना चाहें आप उसमें यहाँ पे कर सकते हैं। और लास्ट वन ऑप्शन आप देखेंगे दैट इज द टूल। ये अगेन वो ही पॉइंट है जो हमने अभी स्टार्टिंग में देखा था कि जो डेस्मोस है वो कौन कौन सी एप्लीकेशन या फीचर्स हमें प्रोवाइड कर रहा है, तो ग्राफिकल कैलकुलेटर, साइंटिफिक कैलकुलेटर एक्सेट्रा। इसके अलावा आप देखेंगे यहाँ पर एक टूल बटन है, जैसे ही आप इस टूल बटन पे क्लिक करेंगे तो ग्राफ में आपको क्या क्या शो करना है स्टूडेंट्स को, किस तरीके से आपका ग्राफ बनेगा, एक्स एक्सिस पर आप क्या लेना चाहते हैं, वाई एक्सिस पर क्या होगा, वो सब आप यहाँ पे लेबल कर सकते हैं। स्टेप आप बता सकते हैं कि ग्राफ पे जो डिस्टेंस है वो कितना होगा और मिनिमम पॉइंट क्या होगा, मैक्सिमम पॉइंट क्या होगा। इस तरीके से आप एक्स एंड वाई को सेट कर सकते हैं। आप अगर अपने ग्राफ में एरोज, इस पे एरो वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके ग्राफ में यहाँ पे एरोज बन जाएंगी। और इसके अलावा इसको रिवर्स कॉन्ट्रास्ट में भी आप शो कर सकते हैं, ब्रेल मोड में भी आप इसका यूज कर सकते हैं और डिफरेंट टाइप के और ऑप्शन है। अगर आप इसको स्टैटिस्टिकल पोर्शन में यूज करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे प्लस एंड माइनस के 2 बटन है, ये जूम इन एंड जूम आउट करने के लिए है। आई होप आपको इंटरफेस थोड़ा सा समझ में आ गया है। इसके अलावा यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट फीचर है, नीचे आप देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में नीचे की तरफ यहाँ पे आपको शो कीपैड दिया हुआ है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो कीपैड आपके पास आ जाएगा। आप इस कीपैड की सहायता से यहाँ पे एक्सप्रेशंस अपने फिल कर सकते हैं। यहाँ पे फंक्शन वाला पॉइंट भी है जिसमें आप अपना मैथ्स के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस वगैरह या स्टैटिस्टिक्स का पार्ट अगर करना है तो उसके लिए आप इसे यूज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि किस तरीके से इसका यूज करना है। मैं आपको एक डेमो दिखाना चाहती हूँ कि किस तरीके से अकाउंटेंसी के कंसेप्ट में हमने इसे यूज किया हुआ है। तो यहाँ पे आप देखेंगे एक छोटा सा फाइल फोल्डर है, दैट इज द ओपन ग्राफ। जैसे ही हम इस पे क्लिक करते हैं तो जितना भी वर्क आपने किया होगा वो सारी समरी आपकी यहाँ पे आ जाएगी। तो सबसे पहले मैं इस सैंपल पे जाती हूँ। ये है आपका टॉपिक है, अकाउंटेंसी में हम एक टॉपिक पढ़ते हैं 11th एंड 12th स्टैंडर्ड में, दैट इज द रेशो एनालिसिस, जिसमें हम बात करते हैं कि रेशोज को चेंज करने से किस तरीके से कंपनी की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो किस तरीके से चेंज होती है और किस तरीके से जो भी कंपनी में हित रखने वाले पर्सन है, चाहे वो इन्वेस्टर्स हो, चाहे वो आपके बैंक्स हो, इंश्योरेंस कंपनीज हो, गवर्नमेंट हो या आपके पब्लिक हो, उनको किस तरीके से इसमें सहायता मिलती है कि आप किस तरीके से इसे यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे मैंने नोट्स, ये आपको फर्स्ट पॉइंट दिख रहा है दैट इज द नोट्स पॉइंट। मैंने यहाँ पे नोट पहले से ही लिख के रखा है। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल कॉस्ट है किसी प्रोडक्ट को प्रिपेयर करने की, वो 2 लाख है, एक्सपेंसेस यहाँ पे 1,50,000 है और रेवेन्यू जो है वो 5 लाख का है और हमें नेट प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट करना है। तो सिंपल सा है, हमारे पास कॉस्ट है उसको हमने सी एज्यूम कर लिया, सी लिख के हमने 2 लाख लिख लिया। फिर एंटर हम जैसे ही क्लिक करते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे ही मैं इधर एंटर पे क्लिक करती हूँ तो मेरे पास एक्सप्रेशन बार आ जाती है और इस एक्सप्रेशन बार पे मैं जैसे यहाँ पे आपका है एक्सपेंसेस जो कि 1,50,000 वो हम टाइप कर सकते हैं। तो मैंने क्योंकि पहले से ही टाइप किया हुआ है समय की शॉर्टेज को देखते हुए, तो आप यहाँ पे एक बार देख सकते हैं कॉस्ट है 2 लाख, एक्सपेंसेस है 1,50,000, रिवेन्यू है आपका 5 लाख। तो यहाँ पर हमें नेट प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट करना और नेट प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट करने का सिंपल सा फॉर्मूला होता है रिवेन्यू माइनस कॉस्ट माइनस एक्सपेंसेस डिवाइड बाय रिवेन्यू इनटू 100। तो मैंने वो फॉर्मूला पुट किया है। जैसे ही मैंने इस फॉर्मूले को यहाँ पे पुट किया तो आप देखेंगे यहाँ पर इस ग्राफ में ये 2 लाइंस यहाँ पे शो हो गई है। ठीक है, अब मैं चाहती हूँ कि जो 2 लाइंस हमारी शो हुई है रिवेन्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो रिवेन्यू पोर्शन है वो मुझे विजिबल हो। तो रिवेन्यू के लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है आपका एक्सप्रेशन, सेम फॉर्मूला है हमारा जो कि हम यूज कर रहे हैं अपने इन लाइन के ग्राफ के लिए, फंक्शन है उसी फंक्शन को मैंने y की जगह पे r को पुट किया है और उसको लेबल दे दिया है रिवेन्यू का। तो इस तरीके से ये यहाँ पर विजिबल हो गया है। तो आप देखेंगे कि किस तरीके से अगर मैं इसको वर्किंग कर दूं तो आप देखेंगे कि किस तरीके से कॉस्ट, एक्सपेंसेस, रिवेन्यू की वैल्यूज चेंज होती हैं तो हमारा मार्जिन जो है वो चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर हम इस तरीके से इसको यूज कर सकते हैं अकाउंटेंसी की क्लासरूम में कि गिवन एग्जांपल में मेरा जो मार्जिन है वो 30 है। ठीक है, मैं स्टूडेंट को यहाँ पे क्वेश्चन पुट कर सकती हूँ कि एज एन एक्सपर्ट आपको कंपनी को बताना है कि कंपनी अगर अपना नेट प्रॉफिट मार्जिन 30 से इंक्रीज करके 40% करना चाहती है तो कंपनी को क्या करना होगा, कंपनी को रिवेन्यू में क्या चेंजेस करने होंगे, उनको अपने एक्सपेंसेस को किस हद तक कम करना होगा और कॉस्ट को किस तरीके से मैनेज करना होगा। तो सिंपल सा है बच्चे, यहाँ पर इन पॉइंट्स को जो आप देख रहे हैं यहाँ पे स्लाइडर्स, इनको चेंज करके यहाँ पे देख सकते हैं कि ऐसा कौन सा पॉइंट है जहाँ पर हमारा मार्जिन 30 से इंक्रीज होकर 40 हो जाए। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर 2 लाख को 180 पर ले जाती हूँ। सपोज मैंने इसको 180 कंसीडर करा।
हम यहाँ टाइप करके भी कर सकते हैं 1,80,000। अगेन एक्सपेंसेस की अगर बात की जाए तो मैं एक्सपेंसेस को ज्यूम कर लेती हूँ 150 था मेरा एक्सपेंसेस, मैं इसको 120 अगर मान लीजिए हम करके देखते हैं। और रिवेन्यू मैं चाहती हूँ कि रिवेन्यू मेरा 5 ही रहे। तो आप देखेंगे कि जो मार्जिन है जो पहले 30% मुझे ग्राफ में शो हो रहा था 40 हो गया है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स ये एनालिसिस कर सकते हैं, लॉजिकल थिंकिंग लगा सकते हैं और एज एन एक्सपर्ट किसी कंपनी को ये राय दे सकते हैं कि कंपनी को अपने मार्जिन को 30% से 40% पे ले जाने के लिए रिवेन्यू को 5 लाख ही रखना है। यानी कि सेल्स टीम को ये गाइडलाइन दी जाएंगी कि जिस तरीके से वो अभी तक सेल कर रहे थे उनको अपनी सेल्स को उतना ही रखना है, 5 लाख का ही रेवेन्यू उनको गेन करना है। एक्सपेंसेस क्योंकि मैंने 150 पहले थे, अब उसको 120 कर दिया, तो यहाँ पर हम अपनी कंपनी में या अपनी फैक्ट्री में गाइडलाइन दे सकते हैं कि अपने एक्सपेंसेस जितने भी हमारे हो रहे हैं उनको हमें कम करने की आवश्यकता है। तो 150 से हमें उसको कहाँ तक लेकर आना, 120 तक। तो ये टारगेट कंपनी को दिया जा सकता है। इसी तरीके से जो कॉस्ट डिपार्टमेंट है जो कि प्रोडक्ट की कॉस्टिंग में लगा हुआ है, उस डिपार्टमेंट को हम ये टारगेट दे सकते हैं कि जो प्रोडक्ट को बनाने की कॉस्ट है वो 2 लाख से कम करके 180 तक लेकर आई जाए। तो यहाँ पर जैसे ही ये गाइडलाइंस कॉस्ट डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, एक्सपेंसेस डिपार्टमेंट को मिलेंगी तो वो इस तरीके से इस टारगेट पे काम करना शुरू करेंगे। हो सकता है कि वो जो प्रोडक्ट का रॉ मटेरियल है उसको सब्स्टिट्यूट लेकर आने की कोशिश करें ताकि उसकी कॉस्ट कटिंग हो सके, या फिर हो सकता है कि वो इस तरीके के एजेंट ढूंढे जो उनको सस्ता कच्चा माल प्रोवाइड करा सके। तो इस तरीके से सजेशन दिया जा सकता है कि कंपनी का नेट प्रॉफिट का मार्जिन 30% से 40% अगर इंक्रीज करना है तो हमें ये चेंजेस करने हैं। सपोज इसमें अगर इसको 50 लेकर जाना है या 25 करना है, तो इस तरीके से स्टूडेंट इस स्लाइडर को चेंज कर करके देख सकता है कि ऐसा कौन सा पॉइंट है जहाँ पे हमारा मार्जिन जितना हमें चाहिए, जो हमारा टारगेट है वो मार्जिन है, और उसके अकॉर्डिंगली वो फिर टारगेट दे सकता है अपनी टीम को। तो ये एक इंटरैक्टिव ग्राफिकल कंडीशन है जिसके थ्रू हम बच्चों को ये समझा सकते हैं कि किस तरीके से वो सोच सकते हैं, किस तरीके से वो वर्क कर सकते हैं। इसके अलावा एक और हैंड्स ऑन एक्टिविटी करने के लिए एक सैम्पल है। आप चाहें तो आप मेरे साथ इस एक्टिविटी को परफॉर्म कर सकते हैं। ये नोट्स हैं जो कि मैंने इसलिए लिखे हुए हैं पहले से ताकि आपको ईजिली समझ में आ जाए और हमारा जो टाइम है वो ज़्यादा कंज्यूम ना हो। सिंपल सा एक क्वेश्चन है, डेप्रिसिएशन। आप सभी ने पढ़ा होगा 11th क्लास में। डेप्रिसिएशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसमें हम स्टूडेंट्स को ये बताते हैं कि कंपनी की जो फिक्स एसेट्स होती है वो एसेट्स की वैल्यू स्लोली वियर एंड टियर की वजह से या फिर ओल्ड या न्यू टेक्नोलॉजी आने की वजह से, ऑब्सिलेंस की वजह से जो है प्रोडक्ट की कीमत दिन प्रतिदिन जो है वो डाउन होती जाती है और कंपनी को फिर दूसरे प्रोडक्ट को परचेज करने की नीड होती है। फॉर एग्जाम्पल, कंपनी ने अभी एक मशीनरी परचेज करी और उस मशीनरी की जो लाइफ है वो 10 ईयर्स है, तो कंपनी को पता है कि 10 साल के बाद हमें न्यू मशीनरी परचेज करनी होगी। तो 10 साल में न्यू मशीनरी जब हम पे परचेज करनी होगी तो हमें एक भारी अमाउंट चाहिए कि उस मशीन को परचेज करने के लिए। तो कंपनी क्या करती है, जिस साल कंपनी मशीन परचेज करती है उसके नेक्स्ट ईयर से ही वो डेप्रिसिएशन का एक प्रोविजन बना देती है और अपने प्रॉफिट का कुछ पोर्शन उस प्रोविजन में डालती रहती है ताकि जब 10 साल कंप्लीट हो जाए और कंपनी को न्यू मशीन परचेज करनी हो तो कंपनी के पास एक अमाउंट हो, पहले से एक अमाउंट अवेलेबल हो, ज़्यादा एक्सपेंसेस उस टाइम पे बर्डन कंपनी पर ना आए। तो यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, सिंपल से एक एग्जाम्पल है कि 50,000 की एक मशीनरी है जो कि कंपनी को परचेज कर रही है कंपनी ने, और उस पर 5 ईयर की लाइफ है, यानी कि 50,000 की मशीन 5 साल के बाद जो है वो स्क्रैप हो जाएगी और उस स्क्रैप में जब आप उसे सेल करेंगे तो वो 5,000 की जाएगी। अब यहाँ पर आपको कैलकुलेट करना है इसका डेप्रिसिएशन। कंपनी को बताना है कि कंपनी इस मशीनरी पर जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करे वो स्ट्रेट लाइन वैल्यू मेथड के थ्रू करे या रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड के थ्रू करे। एक्चुअली 2 मेथड्स हैं जो हम 11th क्लास में सिखाते हैं, तो वही 2 मेथड्स की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो सिंपल सा ये क्वेश्चन, और यहाँ पर एक इसको इंटरेक्टिव बनाने के लिए यहाँ पर एक और एलिमेंट यहाँ पे डाल दिया गया है कि कंपनी सपोज मान लेती है कि वो 5 साल तक उस मशीन को नहीं रखना चाहती, वो 3 साल के बाद उस मशीन को जो है 25,000 में सेल करना चाहती है। तो ये एक क्वेश्चन है जो हम स्टूडेंट को दे सकते हैं। तो यहाँ पे अब हम देखेंगे कि किस तरीके से इसकी कैलकुलेशन होगी। स्ट्रेट लाइन मेथड की अगर हम बात करें तो स्ट्रेट लाइन मेथड में एवरी ईयर इक्वल अमाउंट हम डेप्रिसिएशन के नाम पे प्रोविजन में ट्रांसफर करते रहते हैं। तो यहाँ पर एनुअल डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का सिंपल सा फॉर्मूला होता है, जितनी भी आपकी कॉस्ट है माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय यूजफुल लाइफ। तो 50,000 माइनस 5,000 डिवाइड बाय 5 तो 9,000 आप देख रहे हैं यहाँ पे कैलकुलेशन हो चुकी है। ये कैलकुलेशन, ये ग्राफ खुद भी आपको देगा, ये कैलकुलेटर खुद भी आपको कैलकुलेशन करके देगा, बट समय के अभाव की वजह से मैंने पहले से ही ये कैलकुलेशन वाला पार्ट यहाँ पे आपको शो किया है ताकि मैं ग्राफ्स आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझा सकूँ कि कैसे आप अकाउंट्स के कंसेप्ट को विजुलाइज कर सकते हैं। तो
पहले साल जब हमने मशीन खरीदी उसकी कीमत 50,000 थी। एक साल जब हम इसे यूज़ कर लेंगे तो हमें पता है कि 9,000 जो है उसकी वैल्यू डाउन हो जाएगी, तो हमारे पास मशीनरी की जो वैल्यू है वो बचेगी 41,000। अगेन सेकंड ईयर में 9,000 और कम होंगे, 32,000, 23 एंड 14 एंड 5। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि स्ट्रेट लाइन वैल्यू मेथड में इक्वल अमाउंट हमें अपनी बुक वैल्यू जो कि मशीनरी की बुक वैल्यू उसमें से लेस करनी होगी। तो यहाँ पर जब हम इस क्वेश्चन को देख रहे हैं कि हर साल 9,000 रुपये यानी कि एक सेम फिक्स्ड अमाउंट लेस हो रही है, तो यहाँ पर एक लीनियर इक्वेशन बन जाती है, दैट इज वाई इक्वल टू 9,000, क्योंकि हम एवरी ईयर माइनस कर रहे हैं 9,000 एक्स में से और प्लस 50,000। 50,000 हमने इसलिए लिया है ताकि 50,000 हमारे टोटल कॉस्ट है। तो जैसे हम यहाँ पे एंटर पे प्रेस करते हैं, एक्सप्रेशन बार मेरे सामने आ गई है। अब मुझे पता है क्योंकि मुझे ग्राफ शो करना है, तो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन के लिए मुझे इस इक्वेशन को चेंज करना होगा, इक्वेशन मतलब इस क्वेश्चन को चेंज करना होगा इक्वेशन, और मेरी इक्वेशन यहाँ पे बनेगी एफ एक्स माइनस 9,000 एक्स प्लस 50,000। आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने इक्वेशन टाइप करी, ग्राफ पे एक लाइन आपको शो हो रही है, डाउनवर्ड लाइन आपको शो हो रही है। ये लाइन हमें शो कर रही है कि एवरी ईयर मशीनरी की जो वैल्यू है वो इक्वल अमाउंट से कम हो रही है, लीनियर इक्वेशन। अब मैं चाहती हूँ कि मैं इस लाइन को एक नाम दे दूँ ताकि स्टूडेंट इजिली आइडेंटिफाई कर पाए कि ये जो लाइन है ये किस चीज़ के लिए है। तो जैसे ही मैं एंटर पे क्लिक करती हूँ, मुझे क्योंकि इसको नाम देना, मैं इसको ए पॉइंट नाम मान लेती हूँ कि मैं इसको ए पॉइंट देना चाहती हूँ, और ए के लिए मैं यहाँ पर आई थिंक कुछ पार्टिसिपेंट का माइक ऑन है, आप प्लीज अपने माइक को ऑफ कर लीजिए। अनिरुद्ध जी आप लोग प्लीज अपना माइक ऑफ कर लीजिए। ओके, तो मैं इस पॉइंट को ए का नाम देना चाहती हूँ, तो मैंने यहाँ पर अपनी इक्वेशन लिख दी है ए, और यहाँ पे आप देखेंगे लेबल का एक पॉइंट आ चुका है। मैं इस पर जैसे ही क्लिक करूँगी वो मुझसे पूछ रहा है कि आपको इसका लेबल क्या देना है, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन बैलेंस मेथड है, तो मैं इसको स्ट्रेट लाइन बैलेंस, ओके मैंने इसको ये नेम दे दिया स्ट्रेट लाइन बैलेंस। तो आप देख रहे हैं कि इस लाइन पर एक पॉइंट आ गया जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है स्ट्रेट लाइन बैलेंस को। अब अगेन मैं चाहती हूँ कि यहाँ पर एक स्लाइडर हमारा बन जाए। तो यहाँ पर जो मेरा ए पॉइंट है इसको मैं वैल्यू दे देती हूँ कि ए हमें क्या रखना है। मुझे पता है कि मेरी जो स्ट्रेट लाइन है ये 5 साल के लिए है, यानी कि 5 ईयर के लिए मेरी जो मशीन है वो वर्क करेगी, तो मुझे यहाँ पर 5 साल से ज़्यादा का टाइम देना है। तो मैं यहाँ पे 7, 8, 6 कुछ भी दे सकती हूँ। तो सपोज मैं यहाँ पर 6 ले लेती हूँ। अब मुझे ये भी बताना है कि जो मेरा पॉइंटर है स्लाइडर का ये कितना आगे पीछे होना चाहिए। तो मैं चाहती हूँ कि ये क्योंकि 50,000 हमारे अमाउंट थी, 50 से थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाके शो करे बच्चों को, थोड़ा नीचे की तरफ, यानी कि लाइन को रिप्रेजेंट जब करे तो जितनी लाइन है उतना ही ना करे, उससे थोड़ा सा आगे थोड़ा सा पीछे की तरफ जाए। तो यहाँ पर मान लीजिए मैं इसको -1 और यहाँ पर स्लाइड इस तरीके से देखिए ये मूव कर रहा है स्ट्रेट लाइन। ओके, अभी मैं चाहती हूँ कि मैं इसी ग्राफ में स्टूडेंट्स को रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड भी समझाऊँ, और मैं नहीं चाहती कि ये जो ग्राफ है मेरा ये विजिबल हो। तो यहाँ पर जैसे ही आप यहाँ पे देखेंगे दैट इज द टॉगल बटन। जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो आप स्विच और स्विच ऑफ एंड स्विच ऑन कर सकते हैं। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करती हूँ तो ये जो मेरी लाइन थी वो जा चुकी है, यानी कि वो विजिबल है, नहीं कर रही है। अब मैं आती हूँ दूसरे क्वेश्चन पर, दैट इज द रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। तो यहाँ पर क्वेश्चन में भी बात की गई है कि इसी मशीनरी पर अगर रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड के थ्रू हम कैलकुलेशन करें तो क्या इम्पैक्ट पड़ता है। रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड के लिए मुझे यहाँ पे 40% का डेप्रिसिएशन रिड्यूस करने के लिए दिया हुआ है। तो सिंपल सा हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट ईयर मेरी जो मशीनरी है वो 50,000 की है, सेकेंड ईयर में 40% उसकी वैल्यू लेस हो जाएगी, क्योंकि 40% हमारा रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड के अकॉर्डिंगली हमने एक फिक्स रेट लिया हुआ है जो कि डेप्रिसिएशन है। तो 50,000 का हम 40% निकालेंगे, दैट इज 2,000। तो यहाँ पर सॉरी 20,000 आएगा यहाँ पर, दैट इज 20,000। तो मेरी जो बुक वैल्यू है वो होगी 50 - 20 दैट इज द 30,000। 1 ईयर के बाद जब सेकेंड ईयर में मेरी मशीनरी जब यूज़ होगी, तो क्योंकि मुझे पता है कि अब मेरी मशीन की कीमत 30,000 है, अगेन मुझे इस पर 40% का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। तो इस तरीके से जैसे ही मैं कैलकुलेशन करते जाऊँगी तो मेरी जो बुक वैल्यू है मेरी मशीनरी की वो
फर्स्ट ईयर में 50,000 थी, देन 30,000, उसके बाद 18,000, 10,800, 6,440 एंड 4,800। तो इस तरीके से 5 साल का डेप्रिसिएशन 40% के अकॉर्डिंगली हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। अब आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे इक्वल अमाउंट में डिक्रीज हो रही है, यहाँ पे परसेंटेज इक्वल है लेकिन अमाउंट यहाँ पर चेंज हो रही है। तो इस टाइप के एक्सप्रेशन को हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। और इसके लिए ग्राफ पे शो करने के लिए मुझे अगेन इस इक्वेशन को ग्राफ पे प्लॉट करने के लिए यहाँ पे टाइप करना होगा एक्सप्रेशन बाद में। तो यहाँ पे क्योंकि 50,000 की मेरी मशीनरी थी इनटू, क्योंकि 40% है हमारा डेप्रिसिएशन, तो हर साल कंपनी की जो मशीनरी है वो 6% यहाँ पे 60% यहाँ पे रहेगी, 60% यानी कि 0.6। और ओके, तो अभी आप देखेंगे ग्राफ में, यहाँ पर एक ग्राफ में एक लाइन ड्रॉ हुई है जो कि कर्व है, कर्व शेप में है, आप देख सकते हैं। स्टार्टिंग में ये बहुत जल्दी रिड्यूस हो रही है और उसके बाद स्लोली स्लोली ये जो हमारी बेस लाइन है उसके पैरेलल हो गई है, ठीक है, लेकिन ये मिलेगी नहीं, लाइन से पैरेलल हो गई है यहाँ पर। तो इसका मतलब है कि जब भी हम रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड के थ्रू कैलकुलेशन करते हैं या डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं, तो हमारा जो डेप्रिसिएशन है वो कभी भी जीरो नहीं आता, जबकि स्ट्रेट लाइन वैल्यू मेथड में वो जीरो को टच करता आता। इसका मतलब हम बच्चे को स्ट्रेट लाइन मेथड और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में कंपैरिजन करने के लिए भी कंपेयर करने के लिए भी इस टूल का यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर मुझे क्योंकि इसको व्यू पॉइंट का नाम देना है, मैं चाहती हूँ कि इस लाइन पर भी जो मेरी लाइन है वो ड्रॉ हो, जो नेम है वो ड्रॉ हो इसका। तो यहाँ पर मैं इक्वेशन बना देती हूँ और इसका लेबल ये मुझसे पूछ रहा है, लेबल मैं यहाँ पे डाल सकती हूँ क्योंकि ये रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है, तो हर साल जो है बुक वैल्यू चेंज हो रही है मशीनरी की, तो इसको हम बोलते हैं डिमिनिशिंग बैलेंस। तो मैंने यहाँ पे इसका नेम लिख दिया डिमिनिशिंग बैलेंस। अब आप देखेंगे मेरे ग्राफ में ये लाइन डिमिनिशिंग बैलेंस को शो कर रही है। अब मुझे दोबारा से इसको वर्क करने के लिए दोबारा से ए पॉइंट को लेने की जरूरत नहीं है, पहला जो मैंने स्ट्रेट लाइन में लिया था मैं उसी के थ्रू इसको यहाँ पे मूव कर सकती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि बच्चे कंपैरिजन करें, तो इस तरीके से टॉगल इफेक्ट जो मैंने आपको बताया था, उस टॉगल इफेक्ट पे जब आप क्लिक करेंगे तो दोनों ग्राफ मुझे एक साथ शो हो गए। तो यहाँ पे इजीली कंपैरिजन किया जा सकता है कि स्ट्रेट लाइन वैल्यू मेथड, डिमिनिशिंग लाइन वैल्यू मेथड किस तरीके से किसी भी कंपनी की मशीनरी को प्रभावित कर रहे हैं। अब यहाँ पर मैं चाहती हूँ कि मैं इस इफेक्ट को थोड़ा सा रोकूं और स्क्रैप वैल्यू, मैं चाहती हूँ कि इस ग्राफ में स्टूडेंट्स को स्क्रैप वैल्यू भी दिखाई दे। तो उसके लिए जब मैं एक्सप्रेशन पे जाऊँगी मुझे लेना है स्क्रैप वैल्यू, दैट इज 5,000। तो मैंने y की वैल्यू ले ली है 5,000, एंटर। और मैं चाहती हूँ कि ये जो मेरा y है ये मुझे ग्राफ पर शो हो, तो उसके लिए मैं y की वैल्यू यहाँ पे पुट करूँगी K, अब यहाँ पे ये पूछ रहा है कि क्या आप इस स्लाइडर को ऐड करना चाहते हैं। यस, मैं चाहती हूँ कि ये स्लाइडर शो हो। इसका लेबल पे क्लिक करेंगे क्योंकि ये स्क्रैप वैल्यू, तो मैं इसका नाम स्क्रैप वैल्यू भी रख देती हूँ। पी की वैल्यू की बात की जा रही है, पी जो है वो मुझे पता है कि 5 साल तक मेरी मशीन चलेगी, 5 साल के बाद उसकी वैल्यू जो है वो स्क्रैप वैल्यू के इक्वल होगी, तो मैं पी की वैल्यू 5 लिखूंगी यहाँ पर। ओके, अब मैं चाहती हूँ कि यहाँ पर पी की वैल्यू 5 मिनिमम एंड मैक्सिमम, जरूरी नहीं है कि 5 साल मशीनरी यूज़ करने के बाद हम उसको स्क्रैप में डालते, हो सकता है कि हम उसे 6 साल तक यूज़ करें या उसको यूज़ नहीं कर रहे लेकिन वो अभी भी हमारे पास पड़ी हुई है, हमने उसको स्क्रैप में नहीं डाला है। तो मैं इसको 5 से मिनिमम 5 और मैक्सिमम कितना भी आप ले सकते हैं, 6, 7, 8, मान लीजिए मैं उसको 7 चूज़ कर लेती हूँ। आगे है क्यों है आपकी वैल्यू, तो मुझे पता है मेरी जो मशीनरी है उसकी जो वैल्यू है स्क्रैप वैल्यू वो 5,000 रहने वाली है। तो अब आप देखेंगे जब मैं इसको ओपन करूंगी तो ये स्क्रैप वैल्यू आपको दिख रहा होगा ग्राफ में, मैं जूम करके दिखा देती हूँ। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ग्राफ में जो स्क्रैप वैल्यू है 5 to 7, क्योंकि मैंने 7 चूज किया, अगर मैं आगे तक चूज करूंगी नंबर तो आगे तक जो है स्लाइडर मेरा मूव करेगा। तो इस तरीके से ये स्क्रैप वैल्यू, तो इजीली बच्चे यहाँ पर देख पा रहे हैं ग्राफ में किस, ये आपका स्ट्रेट लाइन वैल्यू मेथड है, ये हमारा रिटर्न डाउन वैल्यू बैलेंस और ये हमारी स्क्रैप वैल्यू है, यानी कि यहीं तक इसी लेवल तक हम इस मशीनरी को यूज कर सकते हैं, उसके बाद ये स्क्रैप में चली जाएगी। अब क्वेश्चन में क्योंकि हमने एक और पॉइंट यहाँ पे लिया हुआ था कि हम 3 ईयर के बाद अपनी मशीन को 25,000 में बेचना चाहते हैं, तो क्या ये डिसीजन मेरा ठीक है या नहीं, यानी कि कंपनी का डिसीजन ठीक रहेगा या नहीं रहेगा कि 3 साल मशीन को यूज करने के बाद उसको 25,000 में सेल करें। तो यहाँ पर सेलिंग प्राइस क्योंकि हमारे पास 25,000 है, इसको मैं एस मानती हूँ और यहाँ पे मुझे इक्वेशन बनानी है, तो मैं इसमें एच और क्यू ये 2 पॉइंट ले लेती हूँ। है मेरा यहाँ पर 5,000,
क्योंकि मैं एक ही पॉइंट को दो बार नहीं ले सकती, मैं यहाँ पर एच और क्यू लेना चाह रही हूँ तो मुझे ऊपर पी लेना होगा, इसलिए मैंने उसे चेंज किया है। तो यहाँ पर मेरा एच स्लाइडर जब मैं करती हूँ एच एंड क्यू, लेबल हम लगाएंगे दैट इज सेलिंग प्राइस। क्योंकि अगर हम एच और क्यू की अगर हम बात करें तो जो हमारा एच है वो है हमारा 3 ईयर, 3 साल के बाद हमें इसको सेल करना है। अब ज़रूरी नहीं है कि कंपनी इसको 3 ईयर में ही सेल करे, हो सकता है कि कोई चीज़ हमने इसी साल परचेज करी और टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, नेक्स्ट ईयर ही हम उसे चेंज कर दें। तो हम यहाँ पे मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू ले सकते हैं। तो मान लीजिए मिनिमम वैल्यू 1 ईयर है और मैक्सिमम क्योंकि 5 साल तक ही चलेगी, 5 साल के बाद इसको स्क्रैप नहीं जाना है, तो मैं इसको 1 और 5 ले लेती हूँ क्विंटल शो करने के लिए। और क्योंकि अगर हम बात करें तो क्यों है मेरा 25,000, 25,000 में 3 साल में हमें इसे बेचना है। ये डिसीजन हमें देखना है कि राइट रहेगा या रॉन्ग रहेगा, बट ज़रूरी नहीं है कि कंपनी 25,000 में ही सेल करे। फॉर एग्जांपल अगर कंपनी 1 साल के बाद भी अपनी मशीनरी को सेल करना चाहे तो वो थोड़े ज़्यादा अमाउंट देगी। तो हम यहाँ पे मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू अज्यूम कर लेते हैं। मिनिमम तो 5,000 रहेगा क्योंकि 5,000 तो स्क्रैप में जाएगा ही जाएगा, उससे नीचे हम नहीं जाएंगे। लेकिन कोई भी मशीनरी अगर हमने आज 50,000 की खरीदी और 1 साल के बाद हम उसे सेल करें तो हमें 50 नहीं मिलेंगे, हमें कुछ ना कुछ उसकी जो वैल्यू है वो रिड्यूस होकर मिलेगी। इसको हम मान लेते हैं मैक्सिमम 40,000। तो अब आप देखेंगे अगर मैं स्लाइडर को ऑन कर दूं तो इस तरीके से सेलिंग प्राइस मेरा यहाँ पे मुझे शो हो रहा है। अभी मैं सारे स्लाइडर्स को अगर ऑन कर देती हूँ तो आप देखेंगे ये ग्राफ कितना इंटरेक्टिव बन जाता है। तो इस क्वेश्चन में जितने भी स्लाइडर्स हैं मैंने सभी को ऑन कर दिया है। ये टॉगल इफेक्ट है जहाँ पे हम ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं मुझे एक ही ग्राफ में अपना स्क्रैप वैल्यू भी नजर आ रही है, स्ट्रेट लाइन डिमिनिशिंग मेथड और सेलिंग प्राइस। तो यहाँ पे हमें देखना है कि हमें ये जो हम 3 साल में सेल करना चाह रहे थे कितना राइट डिसीजन है कि 3 ईयर के बाद हम इसको 25,000 में सेल करें। तो यहाँ पर मैं स्लाइडर को रोक दूंगी 25,000 पर और टाइमिंग है मेरा 3 ईयर। तो आप देखेंगे मेरा सेलिंग प्राइस यहाँ पर आ गया है। बाकी पॉइंट्स को मैं 2 मिनट के लिए स्टॉप कर देती हूँ ताकि हम इजीली ये डिसीजन ले पाएँ कि हम अगर 3 साल के बाद इसको सेल करना चाहते हैं तो डिसीजन राइट है कि रॉन्ग। अब आप जूम करके देखेंगे सेलिंग प्राइस देखिए थर्ड ईयर में यानी कि 3 साल तक मशीन को यूज़ करने के बाद मेरी कंपनी का जो सेलिंग प्राइस है वो यहाँ पर शो हो रहा है। और स्ट्रेट लाइन वैल्यू मेथड में कंपनी देख रही है कि जो वैल्यू है मशीन के वो सेलिंग प्राइस से कम है, लेकिन बहुत कम अंतर है। बट वहीं पर डिमिनिशिंग में देखें तो जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा है। इसका मतलब कंपनी अगर स्ट्रेट लाइन मेथड वैल्यू से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर रही है और तीन साल के बाद मशीन को अगर सेल करना चाहते हैं तो प्रॉफिट बहुत कम शो होगा हमारी फाइल्स में। इसी तरीके से अगर हम डिमिनिशिंग मेथड की बात करें तो डिमिनिशिंग में क्योंकि वैल्यू और भी कम है तो यहाँ पे हमारा प्रॉफिट हमें जो है लॉस नज़र आएगा। ठीक है, ओनली सॉरी प्रॉफिट थोड़ा ज़्यादा नज़र आएगा, सेलिंग प्राइस ज़्यादा है और डिमिनिशिंग वैल्यू में जो मशीनरी का जो प्राइस है वो थोड़ा कम है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कंपनी के डिसीजन ले सकती है कि कौन सा ऑप्शन हमारे लिए बेटर होगा। सिमिलरली आप देख सकते हैं स्ट्रेट लाइन बैलेंस मेथड या डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड हम कौन सा मेथड यूज़ करें स्टूडेंट्स अपनी कंपनी में मशीन पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए। ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है मशीनरी या आपकी जो एसेट्स है उसके नेचर पर। अगर आपकी एसेट्स इस टाइप की एसेट्स है जो कि लॉन्ग टाइम तक चलेगी, जिसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस आने की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो उस केस में हम स्ट्रेट लाइन मेथड को चूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल फर्नीचर हो गया, ठीक है, या फिर लीज होल्ड प्रॉपर्टीज़ हो गई, या फिर आप कोई पुल का निर्माण कर रहे हैं, ब्रिज बना रहे हैं, तो वहाँ पे जो एसेट्स आपकी लगी है उस केस में हम स्ट्रेट लाइन वैल्यू मेथड को चूज़ करते हैं। डिमिनिशिंग मेथड की बात करें तो डिमिनिशिंग मेथड हम उन एसेट्स में यूज़ करते हैं जिन एसेट्स को जो एसेट्स बहुत जल्दी से खर्च हो जाती हैं, जिन एसेट्स पर बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी का इफेक्ट पड़ता है कि न्यू टेक्नोलॉजी आएगी तो पुरानी जो है वो खत्म हो जाएगी और हमें न्यू टेक्नोलॉजी को अडेप्ट करना होगा मार्केट में सर्वाइव करने के लिए। तो उस केस में हम डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड के थ्रू डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं। इसके एग्जांपल्स की अगर बात की जाए तो मशीनरी हो गया, मोबाइल्स हो गए,
इस टाइप के एसेट्स जो हैं आपकी, जो कि बहुत जल्दी अपनी वैल्यू को डाउन कर देती है, वहाँ पे हम डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड का यूज़ करते हैं। कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम चूज़ कर सकते हैं कि हमें स्ट्रेट लाइन मेथड बैलेंस की रिक्वायरमेंट है कंपनी का डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड की। अगर आप अपनी कंपनी में बजट प्लानिंग कर रहे हैं या फिर आप फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहे हैं तो उस केस में स्ट्रेट लाइन वैल्यू मेथड बहुत ही ईजी रहता है, बहुत ही सुटेबल रहता है। लेकिन अगर आप टैक्स के अकॉर्डिंगली अपनी कंपनी में शो करना चाहते हैं, टैक्स प्लानिंग आप कर रहे हैं, तो उस केस में हम डिमिनिशिंग बैलेंस वैल्यू मेथड को चूज़ करते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि कंपनी का मोटो क्या है। कंपनी टैक्स को कम करना चाहती है, प्रॉफिट को कम करके शो करना चाहती है ताकि उसको टैक्स ज़्यादा ना पे करना पड़े, तो उस केस में वो डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड के तरफ मूव करेगी। और अगर कंपनी का जो मोटो है वो ये नहीं है टैक्स को सेव करना या प्रॉफिट को कम करके दिखाना, कंपनी का मोटो है कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टर उसकी कंपनी में इन्वेस्ट करे और प्रॉफिट को ज़्यादा दिखाना चाहती है, तो उस केस में वो स्ट्रेट लाइन वैल्यू मेथड को चूज़ करेगी। क्योंकि जो डेप्रिसिएशन का प्रोविजन होता है उसमें हम उसको प्रॉफिट में से लेस करके दिखाते हैं। अगर आप डेप्रिसिएशन ज़्यादा निकाल रहे हैं अपने प्रॉफिट में से तो ऑब्वियस है आपका प्रॉफिट कम शो होगा, कम प्रॉफिट पे टैक्स भी आपको कम देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप कम अमाउंट डेप्रिसिएशन के नाम पे निकाल रहे हैं अपने प्रॉफिट में से तो आपका कंपनी का प्रॉफिट ज़्यादा शो होगा। ज़्यादा प्रॉफिट अगर होगा तो आपको टैक्स भी ज़्यादा बियर करना पड़ेगा। तो कंपनी का मोटो क्या है, कंपनी की पॉलिसी क्या है, कंपनी की स्ट्रेटेजी क्या है, ये भी डिपेंड करती है कि आप अपनी मशीनरी पर या अपनी एसेट्स पर स्ट्रेट लाइन वैल्यू मेथड के थ्रू के साथ जाना चाहते हैं या डिमिनिशिंग के थ्रू। और दूसरा आपकी एसेट्स का नेचर कि आपके एसेट्स किस टाइप के हैं, वो भी काफ़ी हद तक हमें हेल्प करते हैं कि हमें किस तरफ जाना है। तो ये था कि किस तरीके से हम डैशमोर्ड्स को रेशियो एनालिसिस में यूज़ कर सकते हैं, जो कि हमने फर्स्ट एग्जांपल में देखा, और दूसरा हमने यहाँ पे देखा डेप्रिसिएशन के एग्जांपल में किस तरीके से हम इसे यूज़ कर सकते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट बाय माय साइड। अभी आपका कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। ओवर टू यू रमेश। Thank you, madam. We thank you for such a wonderful practical session on Desmos. Questions है, कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं। Anybody? आप जियोजेब्रा और डेस्मोस दोनों के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी आपको, कोई भी डाउट, कुछ चीज़ समझ नहीं आई तो आप पूछ सकते हैं अभी।